हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन लोकतांत्रिक राजनीति में आज हम करने जा रहे हैं पहला लेसन सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। इस अध्याय में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो निम्न प्रकार से हैं। बेल्जियम की कहानी, श्रीलंका की कहानी, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बेल्जियम की समझदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी के रूप। तो सबसे पहले हम करते हैं बेल्जियम की कहानी। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के लोग 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब हम जानेंगे श्रीलंका की कहानी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह हैं सिंहलियों का 74% तथा तमिलों का 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकाई मूल के जो तमिल हैं 13% हैं। दूसरे तमिल हिंदुस्तानी तमिल कहे जाते हैं, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब बात करेंगे हम श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की। बहुसंख्यकवाद की किसी क्षेत्र में जिस जातीय समुदाय या धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है उसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। और ये बहुसंख्यकवाद श्रीलंका में किस रूप में था? लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। वे हैं, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। शीघ्र ही यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ और श्रीलंका में अव्यवस्था की स्थिति बनने लगी। बेल्जियम की समझदारी। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन
सिर्फ इस बात के लिए किए गए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या वो एक समान रहेगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार का प्रावधान किया गया है, जिसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार हो। अब हम बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता का बंटवारा ठीक होता है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। सत्ता की साझेदारी के रूप आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण किया जा सकता है, जैसे कि शासन के विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा हो, जैसे कि भारत में किया गया है। संघ सरकार, जिसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हों, जैसा कि यूएसए में किया गया है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के लिए के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। दबाव समूह जैसे विभिन्न कर्मचारियों, किसानों की यूनियनें या अलग अलग संगठन समान हितों और उद्देश्यों को लेकर जो संगठन बनाए जाते हैं वो दबाव समूह कहलाते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप में अगली जो बात हम करेंगे कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता का बंटवारा, दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए, बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए। ऊपर दिए गए पहले 2 कारण हैं वो समझदारी भरे कारण हैं और अंतिम कारण है सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण, जिस वजह से सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत ही जरूरी कार्य बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे इसी प्रकार की जानकारी और एनसीईआरटी बुक्स के अध्यायों को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल एक कदम पर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एक कदम।